हाँ, मेरी आवाज आ रही है भाई, जल्दी बताएं। ओके, गुड। तो हम लोग पिछले क्लास में हाइपर कंजुगेशन एनालाइज किया था। तो हाइपर कंजुगेशंस क्या है, मैंने आपको डिटेल में बताया। तो देखिए, हाइपर कंजुगेशन में सिंपल था। द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। आज हम आपको बताएंगे गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ देखें सारे लोग। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। पहला कंडीशन ये है, कंपाउंड। हम कैसे समझेंगे कहाँ हाइपर कंजुगेशन है? कंपाउंड इन विच one atom is sp2 hybridized। और याद रखो, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब तीन ही चीज होगी, C पर प्लस या C डबल बॉन्ड C या C फ्री रेडिकल। याद रखो, पूरे ऑर्गेनिक में हाइपर कंजुगेशन यही तीन जगह पाया जा सकता है। या तो sp2 की पहचान याद रखो, C पर प्लस, C डबल बॉन्ड C या C फ्री रेडिकल। इन तीन के अलावा कहीं पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। another carbon adjacent to sp2, मतलब जिसको अल्फा कार्बन कहेंगे। another carbon adjacent to sp2, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। should be sp3 hybridized। and containing at least one alpha carbon, containing at least one alpha hydrogen। जिसको मैंने आपको बताया था CH बॉन्ड। CH बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कंपाउंड इन विच one atom is sp2 hybridized, another carbon adjacent to sp2 should be sp3 and containing at least one alpha hydrogen। निकले सारे लोग? अरे बोलिए। यस, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। याद रखना चाहिए, पूरे ऑर्गेनिक में हाइपर कंजुगेशन यही तीन जगह होगा। C पर प्लस हो, C डबल बॉन्ड C हो, C फ्री रेडिकल sp2 की पहचान यही तीन है। इस तीन के अलावा कहीं पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। पहली बात तो ये याद रख लें आप। Another carbon adjacent to sp2 should be sp3 hybridized and containing at least one alpha hydrogen। अब आइए, जैसे अगर आपके पास कंपाउंड है
याद रखिएगा कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेंगे। अब जैसे देखिए, आपके पास कंपाउंड है और आपको यही चेक करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर आपसे कोई पूछे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड देखते ही आप समझ जाइए sp2 तो है, लेकिन इस दोनों कार्बन के एडजेसेंट कोई sp3 नहीं है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन 0, नो हाइपर कंजुगेशन। उसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। हाँ, यहाँ देखिए कार sp2 तो है। अब देखो सारे लोग एडजेसेंट sp3 है। अब देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। उसी तरह आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, आपको पूछेगा हाइपर कंजुगेशन है तो क्या यहाँ है। देखिए sp2 तो है, अब एडजेसेंट कार्बन sp3 है, यहाँ भी एडजेसेंट कार्बन sp3 है, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताइए तीनों सबको अच्छे से समझ में आया कि 1 कार्बन sp2 होना चाहिए और एडजेसेंट कार्बन sp3, इसलिए कहा गया इलेक्ट्रॉन। अरे बोलिए सारे लोग, समझ में आया ये? उसी तरह कंपाउंड है आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और बताएं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं जल्दी बताएं सारे लोग। अदीबा अंसारी नाम की कह रही हैं 7, अमानत ज़िया बोल रहा है 6, तबस्सुम बोल रही है 6। इतनी अकल नहीं है कि ये sp2 है, एडजेसेंट सिर्फ ये है 1 अल्फा हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन, ये 3 एग्जाम्पल समझाया भी गया। एडजेसेंट, जाहिल इंसान लोग हैं यहाँ, एडजेसेंट शुड बी sp3, एडजेसेंट शुड बी sp3।
हैं एडजेसेंट कार्बन। अरे इंशा वीडियो कौन खोल रही है भाई? मीडिया में आ रही हैं आप, मुझे देख रही हैं आप। यहाँ देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1, सबको समझ में आया? जिनका 6 और 7 आया था, जो मन में आया सबको थोड़ी ना काउंट करेंगे। एडजेसेंट कार्बन शुड बी sp3। एडजेसेंट कार्बन sp2 के एडजेसेंट, sp2 की पहचान C डबल बॉन्ड C या C पर प्लस हो। इतनी अकल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताएं सारे लोग। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? ये सब हाइलो अल्केन से जफ रूल पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये सब। चलिए बताएं। ये राबिया खातून इतना लेट से क्लास ज्वाइन करती हैं, अकल ही नहीं है इनके पास। क्या समझ में ऑर्गेनिक आएगा? अब बाद में कहेंगे हमको ऑर्गेनिक नहीं आया। या दीबा अंसारी या मानस झा आंसर दें इसका। अब कुछ लोगों को मैसेज किया जाता है, आंसर नहीं देते हैं। ये तहरीम नाम की स्टूडेंट हैं, ये एक जरा रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। मैं भी चाहूं तो रिमूव भी कर सकता हूं मैं। अकल भी नहीं है इनको, 12 कह दिया गया। यहाँ देखिए sp2 है, एडजेसेंट कार्बन sp3 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। एक स्टूडेंट है, मैं उनका तो नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनसे मुझे सख्त तकलीफ है। अच्छा इसमें स्वालिहा नाम की कितनी स्टूडेंट है भाई? स्वालिहा शमीम के अलावा दो स्वालिहा जो देव समाज की हैं, क्या वो 2 नाम से आई हैं क्या? तो ये 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। किसी ने 9 लिखा है, 9। अरे सबको समझ में आया? किसी ने 9 लिखा है, बताइए। अमानत जिया 1 लिखा है। इस गधे को अब तक कुछ नहीं आ रहा है समझ में। sp2 है, एडजेसेंट कार्बन sp3, इस पर कोई CH नहीं। एडजेसेंट पर CH होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। इनको एडजेसेंट नहीं देखने आता है और पढ़ने आए हैं, ट्रायल लेते हैं कोचिंग का। ये कोचिंग में ये नहीं आया, ये छोटी सी बातें अब तक नहीं आ रही समझ में। एडजेसेंट कार्बन शुड बी sp3। चलिए इसमें बताएं अल्फा हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं, जल्दी बताएं। होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। क्योंकि ये भी sp2 है। sp2 को पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, C पर प्लस, C डबल बॉन्ड C पर फ्री रेडिकल। समझा? याद रखें हाइपर कंजुगेशन के लिए कोई जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड ही हो, sp2 हो। अब चलो इसमें बताओ आंसर, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? अमानत जिया और अदीबा अंसारी ये सब बताएं। 1 कार्बन sp2, देखो sp2 की पहचान C डबल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। तो देखो C प्लस तो है, 1 कार्बन इज sp2। यादीबा अंसारी और अमानत जिया को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं दोनों? मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वरना मैं रिमूव कर दूंगा।
अमानत ज़िया और अदीबा अंसारी जल्दी। हाँ, ये अमानत ज़िया गधे को कुछ नहीं आता है। ये sp2 है, एडजेसेंट sp3 एडजेसेंट। इस C प्लस के एडजेसेंट कितने हैं? 9। C प्लस के एडजेसेंट इस गधे को कुछ नहीं आ रहा है, उस वक्त से गलत उलट लिख रहा है। इसको एडजेसेंट देखने नहीं आता है। क्या करेंगे जिंदगी में। एग्जाम्पल लिख लिख के परेशान हूं। अरे ये C प्लस है, इसके एडजेसेंट another carbon adjacent to sp2। sp2 का मतलब C डबल बॉन्ड C डबल should be sp3 and containing at least अल्फा हाइड्रोजन। उस बेचारे को दिखता ही नहीं कि इसके एडजेसेंट ये है, इसके एडजेसेंट ये है, इसके एडजेसेंट ये है। क्या करेंगे जिंदगी में? अल्लाह रहम करे ऐसे बंदों पर। चलिए बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? इसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? अमानत ज़िया और अदीबा अंसारी आंसर दें। अगर नहीं दिए तो सीधे मैं रिमूव करूंगा। अदीबा अंसारी और अमानत ज़िया। जामिया में एग्जाम चल रहा है क्या? कोई बता सकता है? तौहीद तो मैसेज करो। 2 इसमें 6। अच्छा ओके। अमानत ज़िया लिख रहा है 3। आयशा अमन लिख रही है 5। 5 तो किसी में नहीं है भाई। ये C प्लस sp2, इसके एडजेसेंट ये देखने नहीं आता है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ फ्री रेडिकल है, ये sp2 है। बताइए ये sp3 3 और 3 6, एडजेसेंट देखने नहीं आ रहा है भाई। ओ माय गॉड। चलिए आगे बढ़ें। अब जिसको ना समझ में आए, मैं समझा समझा के परेशान हो गया। एडजेसेंट शुड बी sp3। चलिए अब टॉपिक डालिए सारे लोग। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन पहला, इट गिव्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी क्या हाइपर कंजुगेशन से क्या क्या चीज पता चलता है तो आपको मालूम होना चाहिए। अरे रेशम तलवार को समझ में आ रहा है? हाँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपसे पूछे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपसे कोई पूछे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 6 हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 हैं। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वही देखना है जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो हो जाएगी,
वो हो जाएगी C, फिर B, फिर A, ये आपके पास होगा। सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी बताइए। हाँ बताइए, सबको समझ में आया? मैंने अनम्यूट कर दिया, जल्दी बताएं, समझ में आया? सबको आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हाइपर कंजुगेशंस क्या है ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। क्या सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दिए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। ये स्लाइड लिख लिया सारे लोग? यस सर। देखिए, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स द एक्टिवेटिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बता रहा हूं। एक्टिवेटिंग कंपाउंड की डिफिनेशन मैंने बताया था कि इफ द रेट ऑफ अटैक ऑफ लैक्टोफाइल इज ग्रेटर देन बेंजीन देन इट इज एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग तीन तरह का होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एंड वीकली। तो याद करो, वीकली एक्टिवेटिंग में सारे लोग नोट्स खोल के देखो, अल्काइल ग्रुप को रखा था आपको। सारे लोग यहाँ ध्यान दें कि अगर आपके पास CH3 है तो देखो ये कार्बन sp3 sp2 है, एडजेसेंट sp3 है। तो देखो यहाँ ये यहाँ, तो देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? तो देखो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सारे लोग ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यही चीजें प्लस m अफेक्ट में ये यहाँ। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग जो होगा, याद रखो, अब कोई भी तुमसे पूछे गौर से सुनो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की क्या पहचान थी? तो हमने कहा था जो प्लस m अफेक्ट शो करे। अब दूसरी नॉलेज याद रखो, कंक्लूजन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग कंपाउंड की पहचान है जो प्लस m अफेक्ट शो करे एज वेल एज प्लस h। प्लस h में यही है। मिथाइल में कोई भी आप अफेक्ट पूछे तो कहो प्लस I भी होगा और प्लस H भी होगा। इथाइल में पूछो कौन सा अफेक्ट होगा तो प्लस I इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर। और याद होगा मैंने आपको इसलिए कहा था कि देखिए अच्छे से, ये मिथाइल है और यहाँ पर गौर से सुनिए, और टर्शरी अल्काइल है। अब बताओ सारे लोग ध्यान दो, इसमें प्लस I भी है और प्लस H भी है।
इसमें केवल प्लस आई है, नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो sp2 के एडजेसेंट, इसलिए मैंने कहा था आपको उस दिन कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्लस आई अगर पूछा जाए तो टर्शरी अल्काइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर, देन सेकेंडरी अल्काइल, देन प्राइमरी अल्काइल, देन मिथाइल जो आप सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद मिथाइल। लेकिन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू C डबल बॉन्ड C, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, CH3 ज्यादा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अगर भेजा जाए तो अटैक पहले इस पर करेगा, देन बाद में करेगा, क्योंकि यहाँ रेट ज्यादा है। अब उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी उसका रीजन है टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देख लो, अब कोई भी कहे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान और एक्टिवेटिंग की पहचान प्लस एम की पहचान की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। दूसरी पहचान प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन कौन शो करता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में प्लस आई भी होगा। अब जैसे यहाँ पर केवल प्लस आई होगा, क्योंकि यहाँ पर नो अल्फा, जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देख लो अच्छे से, दिस इज sp2, दिस इज sp3, एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। सारे लोग मिल के बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। अरे यस सारे सर। लोग दोबारा बोले, अच्छे से आया कि नहीं आया? जल्दी बोले। यस सर। तो बोलो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की कौन पहचान है? जो प्लस एम अफेक्ट शो करे एज वेल एज प्लस एच। प्लस एच। प्लस एच के एग्जांपल अल्काइल ग्रुप। कोई कंफ्यूज करेगा कि एटम पर लोन पर नहीं कहीं, नहीं, दो पहचान है, प्लस एम और प्लस एच। प्लस एच के एग्जांपल अल्काइल ग्रुप अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो याद रखो, जब अल्काइल ग्रुप अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर मिथाइल होगा, क्योंकि 3-3 है। और याद रखो अच्छे से, हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमेशा याद रखो। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंट जो होता है ना, सबसे ज्यादा याद रखो रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट फैक्टर, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। दैट द रीजन यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर है प्लस आई के लिहाज से तो टर्शरी ही होगा। लेकिन कहे कि जब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर, आपकी टर्शरी। लेकिन आपके माइंड में रहे कि ये अकॉर्डिंग टू प्लस आई है। अगर हम हाइपर कंजुगेशन का लिहाज करेंगे तो मिथाइल ग्रुप मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग यहाँ से लिखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। लिखिए सारे लोग। हाँ बताइए, ये वाला स्लाइड लिख लिया? यस सर।
लिख लिया? जल्दी बताएं, सब लोग ने लिख हाँ, लिया? यस सर। लिख लिया सारे लोग? हाँ बोलो, लिख लिया सारे लोग? नो सर। नो सर। डन सर। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट खत्म। आपको यही रेजोनेंस के बाद यही सारा काम देगा, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके पूछे ऑर्गेनिक इनकम्प्लीट है, टॉपिक डालिए इंटरमीडिएट। टॉपिक डालिए इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट में सारे लोग ध्यान दें कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो लिखना नहीं है, इंटरमीडिएट बनता है। पहले 5 मिनट अच्छे से समझें, देन प्रोडक्ट बनता है। अब गौर से सुनिए, आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट वही, जैसे आपको मालूम है रिएक्शंस कंप्लीटेड आइदर इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। खुद समझिए, इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब एक से ज्यादा स्टेप में हो। इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, लिखना नहीं है, गौर से सुने पहले, इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा मैकेनिज्म, केमिकल काइनेटिक्स में भी मैकेनिज्म आपको बताया गया था। मोर देन वन स्टेप होगा
तभी इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ेगी, मोर देन वन स्टेप, देन इंटरमीडिएट आर फॉर्म। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी तो वहां इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक में याद रखें इंटरमीडिएट बेसिकली 3 है। कार्बोकेटायन, आप SN1 के क्वेश्चन पहले चैप्टर में जो SN1 SN2 है, SN1 के क्वेश्चन आप कार्बोकेटायन के बगैर कर ही नहीं सकते। तो ऑर्गेनिक में सुनिए, और कार्बोकेटायन को कहा जाता है हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं। इंटरमीडिएट कहा जाता है कार्ब एनायन को, इंटरमीडिएट कहा जाता है फ्री रेडिकल। तो जब भी ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट की बात हो तो आपके माइंड में 3 बातें होनी चाहिए, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं तो गौर से सुनो, एक डायलॉग याद रखना हमेशा। आप जानते हैं केमिस्ट्री कहता है, गौर से सुने, इफ रिएक्टेंट इज स्टेबल, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो आप सबको मालूम है देन रिएक्शन इज स्लो। रिएक्शन स्लो होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये सारे लोगों को मालूम है। लेकिन गौर से सुनिए, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल, इंटरमीडिएट का अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन, देन रिएक्शन वुड बी फास्टर। खुद सोचिए, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, ध्यान दीजिए इस तरह, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा इसका मतलब रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव रहा होगा, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्टेंट स्टेबल, रिएक्शन स्लो। इंटरमीडिएट स्टेबल तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। तो याद रखिए और अच्छे से कान खोल के सुनिए, ऑर्गेनिक में जब भी किसी रिएक्शंस की रेट पूछा जाए, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 या SN2 या एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, जब भी ऑर्गेनिक में किसी भी रिएक्शंस की रेट पूछी जाए तो हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जाएगा और देखेंगे कि उस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट है या नहीं। इंटरमीडिएट का मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। तो जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा। हाँ, अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे तो हम रिएक्टेंट को चेक करेंगे। इंटरमीडिएट बनेगा तो किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए, रेट पूछी जाए, तो हम माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं। वो तो आप मेन चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसीलिए आप ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हैं तो टॉपिक क्या रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात ऑर्गेनिक में क्यों की जाती है, उसका रीजन यही है कि अगर इंटरमीडिएट बनेगा, अगर वो स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फास्ट होगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आप 11th में भी पढ़ा, 12th में, और कार्बोकेटाइन के बारे में आपके बैच में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज 11 से ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसके बगैर आपको अच्छे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, हम प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे कि कार्बोकेटायन इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 90% ऑर्गेनिक कार्बोकेटायन पर है। इसलिए याद रखें, जब भी इंटरमीडिएट बनेगा ऑर्गेनिक में
तो वहां स्टेबिलिटी की बात होगी। हम कैसे स्टेबिलिटी को चेक करेंगे वो अब डिस्कशन होगा, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए भी वही आना चाहिए, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन। अब कुछ है ही नहीं है ऑर्गेनिक में, जब तक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, आपको कार्बोकेटाइन भी नहीं आएगा। कार्बोकेटाइन नहीं आएगा, 12th की ऑर्गेनिक सही से नहीं समझ में आएगी। आप SN1 SN2 के क्वेश्चन भले आप NCERT के क्वेश्चन को रट के चले जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा। SN1 SN2 के क्वेश्चंस आप विदाउट, नॉट ओनली SN1 SN2, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बगैर बता ही नहीं सकते। तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, गौर से सुनिए दोबारा अच्छे से। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट कब बनता है? जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो। सर हमें कैसे पता चलेगा? वो मेन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा, याद है आपको? एक से ज्यादा स्टेप में होता था तभी इंटरमीडिएट बनता था। ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट की बात होगी तो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल होगा। दो और हैं लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल। हम इंटरमीडिएट में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट में टॉपिक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। वाई? तो कहा केमिस्ट्री कहता है जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट हो। जब भी ऑर्गेनिक में पूछा जाए राइट द रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कुछ भी रेट की बात हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हो, हम माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे और चेक करेंगे उसमें इंटरमीडिएट है कि नहीं। अगर इंटरमीडिएट है तो उस रिएक्शंस की रेट स्लो है या फास्ट है, वो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो हम रिएक्टेंट को चेक करेंगे। बताइए क्या आप सबको समझ में आया अच्छे से? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। आप हाँ जल्दी लिखें इसको सारे लोग। ये लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। यस सर। डन सर। अब आइए टॉपिक डालिए कार्बोकेटाइन। डिफिनेशन आसान है लेकिन कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पीशीज कार्बोकेटाइन इन विच, जल्दी जल्दी लिखिए, इन विच कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। द स्पीशीज इन विच कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए नाम है कार्बोकेटाइन, इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। कैसे बनता है? जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो आप देखिएगा C पर प्लस और Y पर माइनस। तो देखिए कितना है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? मोर अनस्टेबल। क्यों होता है मोर अनस्टेबल? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, गरीब इंसान है, इसीलिए इसको स्टेबल बनना पड़ेगा। मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, समझा? एक सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
ध्यान दे सारे लोग, मोर रिएक्टिव, इसीलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, इसको स्टेबल बनना पड़ेगा। अब देखो सारे लोग कान खोल के सुन लो, अब मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने का तरीका बता रहा हूं। सारे लोगों ने लिख लिया तो बताइए। हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। अरे किसी स्टूडेंट का ये छूट गया है, ये स्लाइड तो स्क्रीनशॉट ले लें, या ये छूट गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब गौर से सुनो प्लीज, अब कुछ लिखना मत। हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए एक फंडा याद रखो। केमिस्ट्री कहता है चार्ज जहां बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना है तो चार्ज कम होना चाहिए। इस लाइन को 10 दफा पढ़ो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो अच्छे से, कोई भी पूछे कार्बोकेट, पहले इस फंडे को समझो अच्छे से। कोई भी पूछे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे? चार्ज को। चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, देख लो इनवर्सली। जितना चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी का मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जल्दी बोलो, सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ देखें सारे लोग, तो स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? सारे लोग मिलके बोलो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। गुड, सबको समझ में आया? चलिए ये स्लाइड लिखिए सारे लोग प्लीज। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ, ये लिख लिया? यस सर। हाँ ये स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। ये स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखो प्लीज सारे लोग सुनो, ये आपके पास कार्बोकेटाइन है। पहले फंडा सीखो, जनरल फंडा, फिर हम केस वाइज पढ़ेंगे। कार्बोकेटाइन में पढ़ लो, कार्बेनाइन में टाइम नहीं लगेगा, फ्री रेडिकल जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 12th पार्ट शुरू होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद 2 क्लास और इंशाल्लाह। उसके बाद गौर से सुनो अच्छे से। कार्बोकेटाइन में अगर आपके पास C पर प्लस है और इसके रेस्पेक्ट में कोई Y है, सारे लोग स्क्रीन को देखें। Y ने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो Y को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, गौर से सुनो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को कम कर देगा। बताओ यहाँ चार्ज घट रहा है तो देखो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऑर्गेनिक में
बस आपको पहचानना है इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन है? प्लस आई भी है, प्लस एम भी है, प्लस एच भी है। कोई रटने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको यही नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है, दोबारा सुने, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को कम कर देगा, तो चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा है। बताओ सबको ये समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, इसलिए मैं कह Yes, रहा sir. हूँ जिसको इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर नहीं आएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई भी होता है, प्लस एम भी होता है, प्लस एच भी होता है। वही दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई वाई है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज तो और बढ़ेगा, तो गरीब को और गरीब बना देगा, चार्ज और बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो ये वाई कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इसको रट के थोड़ी ना पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग घटा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन है? प्लस आई भी हो सकता है कहीं पर, प्लस एम भी हो सकता है, प्लस एच भी हो सकता है। ये वाई माइनस आई भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। ये तो देख लो, ये सब स्टेबिलिटी को घटाता है। खुद सोचो, प्लस आई प्लस एम सब आएगा तो कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन खुद हो जाएगा। हमें बस टारगेट करना है कंसेप्ट पर कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात जब भी होगी तो हमें चार्ज को देखना है। चार्ज कम होना चाहिए। चार्ज को कम कौन करेगा? तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम करेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कुछ ऑर्गेनिक में सबसे अच्छी बात यही है कि कनेक्टेड कंसेप्ट है, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन को आप पढ़ लिया तो आपको देखिए कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। बस कंसेप्ट पढ़ना जो टीचर, ये आप क्वेश्चन में दूंगा तो आपसे तो धर धर अब होना चाहिए। हम तो अब केस वाइज पढ़ाएंगे, पहले इंडक्टिव अफेक्ट, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन का रिलेशन। सच सच बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया है या नहीं आया? Yes, अरे बोले, यस सर। चलिए लिख लिया। तो यही मेन कंसेप्ट है। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ लोग गलत फलत आंसर देंगे और फिर बाद में कहेंगे हमको समझ में नहीं आया। क्या आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ाया नहीं गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पढ़ाया नहीं गया? टीचर तो कंसेप्ट ही पढ़ाएगा। अब जो पढ़ेगा ही नहीं ऑर्गेनिक तो उनको समझ ही में नहीं आएगा। और पढ़ लीजिए आप, यही सब चीजें हाइलो अल्केन हाइलो एरीन्स में आएंगी। हाँ बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए अब केस फर्स्ट आइए, टॉपिक डालिए इंडक्टिव अफेक्ट वर्सेस, फुल फॉर्म में आप लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
अब देखिए एग्जाम्पल, आपके पास CH3 प्लस है, सारे लोग सुनो, CH3 CH2 प्लस है, आपके पास CH3 सारे लोग पहले देखो, और CH3 प्लस है, D पार्ट है, CH3 CH3 CH3। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, देखो सारे लोग, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, टर्शरी कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है 2 कार्बन से कनेक्टेड, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो 1 से है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो टीचर कैसे बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं है तो मिथाइल कार्बोकेटायन। आप ध्यान दो क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपको सिखाया गया कार्बोकेटायन, हम यहाँ पर जो बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो हम पहले कंसेप्ट लगाएंगे कि कार्बोकेटायन वही ज्यादा स्टेबल होता है। आवाज आ रही? कैन यू हेयर मी एवरीवन? यस सर। Yes, यस सर। हाँ, तो गौर से सुनिए, कार्बोकेटायन वही ज्यादा स्टेबल होता है जिस पर चार्ज कम हो। पहले कंसेप्ट लगाएंगे बेसिक से, हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट आंसर देने लगेंगे। शुरू में सिखाने का तरीका यही है कि जब भी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की बात हो तो आपके माइंड में चार्ज कम होना चाहिए। अब देखो चार्ज कम कौन कौन होगा, तो वही फंडा जो मैंने सिंपल सिखाया है कि आप ये देखो कि किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ध्यान दो, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। 3 अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, बताओ सब लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई सब लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलो। सब लोग यस सर। सब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज जल्दी कम होगा। दूसरी बात, यहाँ प्लस आई भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है और प्लस आई भी ज्यादा है, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सी, देन बी, देन ए। यहाँ पर प्लस आई भी है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे कौन है? फैज 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्लस आई की वजह से भी डी मोर स्टेबल है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब कोई कहेगा सर हमें नहीं मालूम अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वो गधा होगा, बिहारी होगा, मेरी बद्दुआएं उनके साथ हैं। ये सब प्लस आई में पढ़ा दिया गया है। देखो ऑर्गेनिक में कितनी चीजें अच्छी हैं कि तुम 5 चीजों को पढ़ लो, रेजोनेंस, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम और हाइपर कंजुगेशन। बाकी चीज वही है। कार्बोकेटायन का कंसेप्ट समझना स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ देने वाला 3 है, जल्दी से पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ देने वाला 2 है तो पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा कम होगा। बताओ सबको समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। yes, sir. अरे सबको आया भाई, अमीन रहमान, अमानत, जिया, जामिया गर्ल्स की स्टूडेंट, सबको समझ में आया? Yes, sir. ये अमीन रहमान कौन है? इसको तो मैं आज तक पहचान ही नहीं पाया, ये है कौन? लिख लिया सारे लोग? कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए हमें यही देखना है, इलेक्ट्रॉन। चलो एग्जाम्पल 2 तुम लोग करके दिखाओ, ऑर्डर बताओ सारे लोग। आपको यही देखो कि इसमें
चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो। सर सर नहीं, मैं चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। हम देखेंगे किसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। बस तो सबसे ज्यादा ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। बताओ सबका आंसर सही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। जो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना वो पॉजिटिव चार्ज को, हाँ ए डी बी सी, वेरी गुड। एक ने लिखा दीबा अंसारी सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। उस बिहारन को कोई दिमाग ही नहीं है, सी सबसे ज्यादा स्टेबल बोल रहे हैं, बताइए। अरे बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलें। अरे नहीं आया अभी भी। आवाज नहीं आ रही, कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. सबको समझ में आया? सर बस प्लस आई माइनस आई पहचानना है आपको। चलिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें।
यहाँ sp ये जो आपके पास है प्लस आई है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन ओनर है, ये sp2 है, पढ़ाया था आपको sp2 माइनस आई होता है, ये sp है माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा A फिर B फिर C। बताओ सबको समझ में आया? अब किसी को ना समझ में आया, ये सब पढ़ाया जा चुका है एसिडिक कैरेक्टर। यस सर। हाँ, अब जिसको प्लस आई माइनस आई आ ही नहीं रहा, ये तो रिवीजन हो रहा है आपका। एक तो अच्छी बात ये कि रिवीजन हो रहा है, अब जो पढ़ा ही नहीं होगा उसको क्या आएगा भाई। चलिए, एक जोहा नाम की लड़की है, वो CBA लिख रही हैं, अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। भाई sp माइनस आई है, अरे आया उनको समझ में? जोहा, कैन यू हेयर मी? SPS करेक्टर माइनस आई होता है। Yes, sir. Sorry, confusion था. नहीं, वाई कंफ्यूजन? सेल्फ स्टडी मजबूत होनी चाहिए, पढ़ाया जा चुका, नो कंफ्यूजन Yes, sir. प्लीज। और हाँ, ऑर्गेनिक मजबूत कीजिए, पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ है ही नहीं, कार्बोकेटाइन में बस कंसेप्ट क्लियर करना है, पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, वही कंसेप्ट है, प्लस आई माइनस आई देखना है। अब देखो यही आएगा SN1 में, SN1 मोर फास्टर होता है टर्शरी में, क्यों? Why tertiary alkyl halide is more faster towards SN1? तो आप रीजन यही लिखेंगे, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है GOC मजबूत होनी चाहिए, और GOC मजबूत होने के लिए आपको कम से कम रेजोनेंस, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस एम और हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए। कार्बोकेटाइन तो उसकी एप्लीकेशंस पर हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आइए, केस सेकंड, रेजोनेंस वर्सेस stability of carbocation, resonance versus stability of carbocation। अब देखो रेजोनेंस का क्या रोल है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं रेजोनेंस, तो सारे लोग जल्दी से लिखो, इफ देयर इज रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन then charge per atom decreases। और जब चार्ज पर एटम डिक्रीज होगा तो ड्यू टू विच स्टेबिलिटी, चार्ज घटना चाहिए। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, ड्यू टू ये टीच, अब ये कंसेप्ट हुआ, बस आपको इस कंसेप्ट पर ध्यान देना है। जैसे मिसाल लीजिए, याद करो, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, पढ़ाया था ना आपको? अरे बोलिए ना, पढ़ाया था ना, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. याद करो, रेजोनेंस हुआ था। अब यही चीज आप टीचर पढ़ा चुका है, ऑर्गेनिक में यही है, एक पर ये सब आ जाएगा। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको बताया गया था ना, चार्ज पर एटम +1/2 +1/2 बताया गया था ना, चार्ज पर एटम घट रहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। आप सुनो, आप जो मैं बोलने वाला हूं गौर से सुनो, दो इधर सुनो प्लीज। अब दो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, प्लीज सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। जब भी ऑर्गेनिक में अब तक जो पढ़ा, आप थर्ड केस पढ़ेंगे तो फिर उस वक्त बताएंगे आपको, जब भी ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आए तो चूंकि देखिए होता क्या है स्टूडेंट को प्रॉब्लम, क्योंकि पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जाता है तो उनके माइंड में इंडक्टिव इफेक्ट ही रहता है हमेशा। नहीं, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रहे, आप गौर से सुनो, सबसे पहले माइंड में रेजोनेंस लाना, बिकॉज रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको नहीं रटना है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो तो सबसे पहले माइंड में रेजोनेंस लाएंगे। स्टूडेंट क्या करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ाया जाता है तो उनको इंडक्टिव इफेक्ट ही माइंड में रहता है। नहीं, रेजोनेंस जब ना रहे देन, जैसे मैंने अभी लिखवाया था कि सब रेजोनेंस, देखो ये जो मैंने अभी लिखाया था कहां गया, ये सबसे पहले रेजोनेंस हाइपर, ये रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट।
अब पढ़िएगा, आपसे पूछेगा व्हाई एलाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 देन टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो अब ये तो मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है स्टेबिलिटी पर, रेजोनेंस का क्या रोल है स्टेबिलिटी पर। अब आओ, जब भी क्वेश्चन रहे राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले माइंड में रेजोनेंस लाओ। जब वो एब्सेंट रहे देन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को चेक करो, तब आपसे सटीक क्वेश्चन लगेगा। चूंकि स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम यही है, जैसे मिसाल लीजिए आप, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है डायरेक्टली 1 से कनेक्टेड है। आपसे पूछा जाए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है डायरेक्टली, आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये, वो रटे रहते हैं प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है। नो, हम कंसेप्ट लगाएंगे, चेक कर लेंगे। A डबल बॉन्ड BC रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, हम A ही को मोर स्टेबल कहेंगे। अब गलती हो जाएगी यहाँ आपसे, इसलिए ऑर्गेनिक स्टेप वाइज पढ़ना है आपको। अब यहाँ पर प्राइमरी ही स्टेबल है, क्यों? रेजोनेंस। इसलिए जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रहे, अब तक जो थर्ड केस भी पढ़ाएंगे आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में आप रेजोनेंस लाएं। जब वो नहीं रहे देन हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को लाएं। बताइए, जो मैं कंसेप्ट समझाया आपको समझ में आया या नहीं आया? यस आया सर। सर, आया। हाँ, अरे सबको आया भाई, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे भाई? हाँ, जो आप बंद कर, कहाँ से आवाज आ रही है भाई? यहाँ देखें, तो आप सबको समझ में आया? गुड। अब ये लिखें सारे लोग यहाँ से। हाँ, हाँ, बोलिए मेरे स्टूडेंट। कोई बोल ही नहीं रहा यार, समझ में आ गया? सर। यस सर। हाँ जी सर, आ गया। यस सर। ऑर्गेनिक सबको नहीं समझ में आ रही है क्या? मैं खराब पढ़ा रहा हूँ लगता है यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। सर बहुत बढ़िया। आ रही है सर। आए, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। अच्छा, नहीं बच्चे बहुत कम आ रहे हैं आजकल, अल्लाह वाले फंक्शन, कोई कह रहा फंक्शन है, कोई कह रहा बीमार हैं, बच्चे गायब बहुत हो रहे हैं ऑर्गेनिक में। अल्लाह मालूम, हमको लग रहा खराब पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अल्लाह मालूम। अब हम तो भाई मेहनत कर रहे हैं, अब बेसिक से तो पढ़ा ही रहे हैं।
नाल तुम लोग को भी शिकायत करते हो कि पढ़ाने समझ में आता नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हो। हाँ हाँ नहीं सर, आ रहा है समझ में। नहीं सर, आ रहा है समझ में। ये आरिफ बिहारी भी धोखा दे दिया बिहारी को, तो मैं तो उसका नाम ले लेके बददुआ करूंगा, रुकना उसको। अरे लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी खूब कीजिए, ऑर्गेनिक की जीओसी को मजबूत कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा हाइलो अल्केन वगैरह पढ़ने में। प्लस आई माइनस आई प्लस एन माइनस एन को चेक कीजिए, ये सब आएगा। हाँ तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खूब पढ़िए, जब तक जीओसी नहीं पढ़िएगा ऑर्गेनिक नहीं आएगा। 30 मिनट्स घर पर इनऑर्गेनिक का रिवीजन कीजिए, और बाकी जो चैप्टर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको ऑर्गेनिक पढ़िए, बाकी आप जैसे सेल्फ स्टडी करते करें। चलिए ओके।